नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी में बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नए सेशन के साथ नए सवालों पर फिर से आपसे चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आज का सेशन कुछ ऐसे सवालों पर आधारित होगा जो देखने में, पढ़ने में और उनको एक प्रथम दृष्टि में देखने में आपको कुछ अटपटा सा लगने वाला है कि ये कैसा है ना। होता बड़ा इजी है, ऐसा जो ऐसे सवाल हैं होते बड़े इजी हैं, केवल उनको समझना, उनकी शब्दावली पर ध्यान देना, इतना अगर आप कर लेंगे तो काफ़ी कुछ आसान हो जाने वाला है। तो चलिए लगाते हैं आज की कुछ ऐसे ही सवालों को। तो हमारा पहला सवाल है, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है और जितना उसे 452 में बेचने से हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य की गणना आपको करनी है। किसी वस्तु को अगर हम लोग 24 रुपये में 524 में बेचते हैं, 524 में बेचने से होता क्या है, लाभ होता है। और अगर 452 में बेचते हैं तो हानि होती है। मतलब हमें यहाँ पे दो विक्रय मूल्य दिए गए हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य हमें दो दिए गए हैं। एक दिया गया है 524 रुपये और दूसरा देगा 452 रुपये, ठीक है। हाँ, अगर आपसे मैं कहूँ, अच्छा निकालना हमें है क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य की गणना हमें करनी है। अगर आपसे मैं कहूँ कि क्रय मूल्य बराबर होता क्या है, विक्रय मूल्य प्लस हानि, या मैं कहूँ कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस हानि, लाभ, ठीक है। तो जो लाभ हो रहा है, जिसमें मतलब 524 में बेचने से हमें लाभ हो रहा है, तो हम इसमें रखेंगे मान उसको, है ना। और क्रय मूल्य हमें एक ही है, मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य तो एक ही होने वाला है, चाहे हम उसको 524 में बेचें चाहे 452 में बेचें, है ना। तो अच्छा, एक बार और यहाँ पे कही जा रही है कि बेचने से उतना ही लाभ होता है ना, जितना पर 452 रुपये में बेचने से हानि। मतलब हानि और लाभ का जो मान है वो बराबर। तो हम कह सकते हैं कि हानि बराबर लाभ। तो अगर इसको हम x के रूप में मान लें, ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यानी कि जो लाभ वाला पोर्शन है वो हम लेंगे 524 रुपये माइनस लाभ, यानी कि x हमने मान रखा है। ऐसे हम लोग ये वाला लेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 452 रुपये प्लस हानि हम लेंगे x माना हमने, लाभ और हानि दोनों को हमने x माना। अब क्रय मूल्य आपस में बराबर हैं, मतलब एक ही है, तो हम कह सकते हैं कि 524 माइनस x और 452 प्लस x दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। आइए करते हैं इसको। 524 प्लस माइनस एक्स बराबर 452 प्लस एक्स। सॉल्व करते हैं इसको, x को इधर इस साइड ले आते हैं, तो हो जाएगा 524 माइनस 452 बराबर 2x। और ये हो जाएगा 2 और 12 में से 5 जाएगा 7 बराबर 2x। x बराबर 72/2 यानी कि 36 रुपये, है ना। तो लाभ या हानि हमारा जो हुआ वो 36 रुपये का हुआ। अब इसी एक फार्मूले में हमें रख देना है ना। अगर हम विक्रय मूल्य के साथ यानी कि 452 के साथ अगर 36 को जोड़ दें तब भी हमें क्रय मूल्य मिलने वाला है, और अगर हम 524 के साथ 36 को घटा दें तब भी हमें क्रय मूल्य की गणना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में ही रखते हैं क्रय मूल्य बराबर 500 और हानि 452 प्लस लाभ मतलब 36। 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4,
तो 488 रुपये हमारा आंसर आ गया। जो क्रय मूल्य है वो 488 रुपये हमें प्राप्त हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% लाभ है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पर संगणना करने पर प्रतिशत लाभ। आप सबको पता है कि जब भी हम लाभ प्रतिशत की गणना करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। मतलब हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी लाभ या हानि की गणना करनी होती है वो हम क्रय मूल्य पर ही करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% लाभ है। मतलब यहाँ पे वैसे भी बता रहा है कि क्रय मूल्य पर 20% लाभ है। तो कह रहा है अगर विक्रय मूल्य पर संगणना करें, मतलब ये जो फार्मूला है अगर यहाँ पे हम विक्रय मूल्य रख दें, है ना, बात समझ रहे हैं ना आप। तो विक्रय मूल्य पर संगणना करने पर जो हमने याद रखा है फार्मूला कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, उसको अगर हम एक क्षण के लिए बदलना चाहें या ये कहना चाहें कि लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणे 100, तब ऐसी स्थिति में लाभ 20% से डिफरेंट होकर क्या आने वाला है, वही हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य को हम माने 100, ठीक है, और लाभ हमारा 20% है ना, क्रय मूल्य पर, तो यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं दोनों को ऐड करके। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 120। अब इसी 120 पर गणना करनी है लाभ की, है ना। लाभ हमने मान लिया 20 रुपये का है, तो उसी गणना हमें 120 के बेस पर करनी है। तो हम कहेंगे 20 बटे 120 गुणे 100। 2 से काटेंगे, 2 छंगे 12, 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6 50, यानी कि 50 बटे 3। और इसे हम कह सकते हैं 16 सही 2 बटे 3। ठीक है, और यही हमारा आंसर होने वाला है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो उस पर जो लाभ प्राप्त हुआ वो हमें 20 रुपये प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन अगर उसी को गणना हम करें 120 यानी कि विक्रय मूल्य के सापेक्ष में गणना करें तो हम करेंगे 20 यानी कि इसी फार्मूले से करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्रय मूल्य की जगह पर विक्रय मूल्य हम रखेंगे, है ना। तो वही मैंने किया है यहाँ पे 20 बटे 100 ना करके 20 बटे 120 किया है और मल्टीप्लाई किया है 100 से। ठीक है, चूँकि प्रतिशत में निकालना है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई भी किया, सॉल्व किया, और 16 से 2 बटे 3 हमारा आंसर प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, लेते हैं अपना अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है 44 वस्तुएं बेचकर किसी वस्तु दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर मैं कर दूँ कि लाभ प्रतिशत फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि अब हमें लाभ प्रतिशत की गणना करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पहले तो लाभ, चूँकि लाभ दिया गया 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो इसे प्राप्त करना, उसके बाद हमें क्रय मूल्य भी निकालना है ताकि हम उसका प्रतिशत भी निकाल सकें, है ना। तो आइए देखते हैं इसको। 44 वस्तुएं बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो पहले अगर हम यहाँ मान लें कि एक वस्तु उसका क्रय मूल्य क्या हो, तो अगर हम मान लें कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। ठीक है, तो 44 वस्तुओं का क्या हो जाएगा, 44 रुपये ही होगा, है ना। तो 44 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 44 रुपये हुआ। ठीक है, इसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अब इसी तरह से 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं का लाभ के बराबर है, तो इसे हम लाभ कह सकते हैं। और आपको पता है जब हम विक्रय मूल्य से लाभ को घटाते हैं तो हमें क्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि अगर हम 44 से 11 को घटाएं तो 33 प्राप्त होने वाला है। ठीक है, और ये हमारा क्रय मूल्य होने वाला है। लेकिन अभी हमें गणना करनी है लाभ की, लाभ प्रतिशत की। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लाभ हमें हमने जो मान्य थे उस आधार पे 11 रुपये का लाभ हमें प्राप्त हुआ है और क्रय मूल्य 33 रुपये का प्राप्त हुआ है। ठीक है,
मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको सॉल्व करते हैं, 11 से काटेंगे, 11 3 33, तो 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 है 1/3, है ना। तो यही हमारा लाभ प्रतिशत होने वाला है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा एज रिलेशन से संबंधित है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4:1 है, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, है ना। अभी अनुपात दिया जा रहा है इतना, ठीक, लेकिन 5 वर्ष बाद का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो वर्तमान के संबंध में अगर हम बात करें तो एक पिता और पुत्र का जो आयु का अनुपात है वो 4:1 है, ठीक है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अगर 4x वर्ष पिता की उम्र है तो x वर्ष पुत्र की होगी, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो उनकी आयु का जो गुणनफल है, मतलब पिता और पुत्र का जो गुणनफल है, आयु का गुणनफल है, वो 196 है। मतलब पिता की उम्र मल्टीप्लाई पुत्र की उम्र, और ये बराबर है 196 के। और यहाँ से हमने मान जो निकाले हैं वो 4x पिता की उम्र और x है पुत्र की उम्र, ठीक है। इसको सॉल्व करें और x का मान निकालें तो 4x² बराबर 196, x² बराबर 196/4, 4 चौके 16, 4 9 36, x बराबर 7, ठीक है। अगर हम यहाँ से पिता की उम्र निकालना चाहें तो 4x 4 × 7 और पुत्र की उम्र 7, ठीक है। तो 7 चौके 28, 28 वर्ष हो जाएगी पिता की उम्र और 7 वर्ष हो जाएगी पुत्र की उम्र। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 5 वर्ष बाद अगर हम जाएं, ठीक है, तो पिताजी क्या होंगे, पिता और पुत्र 28 में अगर हम 5 जोड़ दें 5 वर्ष बाद, तो 5 जोड़ना पड़ेगा। पुत्र की उम्र में भी 5 जोड़ दें तो 28 और 5 33 वर्ष। 5 वर्ष बाद जो पिता होंगे वो 33 वर्ष के होंगे और पुत्र होगा 12 वर्ष का, ठीक है। लेकिन हमसे इनकी आयु का अनुपात पूछा जा रहा है, तो अब इनका हम अनुपात निकालें 33:12। इसको सरल अनुपात में बनाएं तो 3 हम कॉमन हो सकता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 11:4, ठीक है। और यही हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 11:4। तो 5 वर्ष बाद जो पिता की उम्र है और पुत्र की उम्र है उनका अनुपात 11:4 होगी, ठीक है। आइए चलते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। तो अगला सवाल हमारा है, यदि a + b का 15% बराबर a - b का 25% हो तो b की आय से a की आय कितने प्रतिशत होगी। मतलब इस जो प्रोसेस में b की आय निकलने वाली है उसकी तुलना में a की आय कितने प्रतिशत होगी, यही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। a + b का 15% यानी 15/100 और a - b का 25% यानी 25/100, ठीक है। यहाँ से सिंपल हम 100 से 100 काट सकते हैं। 5 से काटे 55 25, 5 3 15, मल्टीप्लाई करें अंदर 3a + 3b बराबर 5a - 5b, ठीक है। b और a को एक साइड में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3b + 5b बराबर 5a - 3b। तो 8b बराबर 2a। अगर हम a/b निकालना चाहें तो ये हमसे तो हमसे पूछा जा रहा है कि b की आय से a की आय कितने प्रतिशत होगी। अच्छा, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो a/b बराबर 4/1, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम कर सकते हैं कि b बराबर 1 है ना और a बराबर 4। तो अगर हम b
को सापेक्ष माने, यानी हम कहें कि b बराबर 100%, ठीक है। b की जो है वो उसे हम 100% मान लें, तो उस अनुपात उस हिसाब से जो a का मान है वो 4 होगा और इसी हिसाब से भी 400% होगा, ठीक है। बराबर 4 बराबर 4, ठीक है। लेकिन अगर हम आप डालना चाहें, कह रहा है कि b की या कितनी होगी, मतलब b की होगा नहीं, a होगा 100 की बात हो है एक भी अपनी, तो आर हो जाएगा, तो करता हूँ वीडियो देख और कमेंट से बताएं अभी भी परेशानी, कमेंट से लिखें वीडियो आप कमेंट बनाना में और सवालों के साथ। तब नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।